हेलो एवरीवन। हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई केमिस्ट्री का पेपर पिछले साल का 2023 का। सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आता है एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन था एन एलिमेंट इन पीरियड 3 हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। हमें पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरीके से हमारे पास पीरियड्स होते हैं और इस तरीके से हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। तो पीरियड्स में हमने थर्ड पीरियड बताना है। पहले हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में हमारे पास इनमें से कौन कौन आ रहा है? एक तो सल्फर है और सोडियम है और आर्गन है, तीन आ रहे हैं। नियॉन तो है ही सेकंड पीरियड का, तो ये नियॉन तो पहले आंसर नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा कौन सा जो इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहता, 0 है? ऐसा वही होगा जिसके पास पहले से ही पूरे इलेक्ट्रॉन है। अगर हम आर्गन को देखें 18 नंबर 288, तो वैलेंस शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको किसी से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? 0। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आर्गन। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला हुआ है एन एटम विद एलिमेंट विद लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। लिथियम का 3 नंबर होता है, बेरिलियम का 4, नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6। ये एक ही लाइन में आते हैं, सारे एक ही पीरियड में आते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाने से जो साइज है, अलोंग द पीरियड जाने से जो साइज है वो डिक्रीज करता है। इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो ही जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड होने से न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है और स्ट्रांगली फोर्स हो रही है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाली। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी, वो जोर से खींचता जाएगा एंड साइज छोटा होता जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा एटम। तो हमारे पास सबसे पहले था लिथियम। लिथियम ही सबसे बड़ा है, बाकी सारों में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, जिसका आंसर आ जाएगा लिथियम। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कंपाउंड दैट इज नॉट द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर कौन नहीं है? अब हमें पता है ये ओर्स होते हैं जिससे हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसका आंसर आएगा फ्लोरस्पार, बट ये प्योरली रट्टे वाला क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास जो क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na3Al(F)6। कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। फ्लोरस्पार का फॉर्मूला होता है CaF2। ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2। तो हमें पता ही लग रहा है फ्लोरस्पार एल्यूमिनियम कोर नहीं है। अगला क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी ऑफ CH3OH। उसको बताया हुआ है। देखो हम पहले इसका वेट निकाल लेते हैं CH3OH का। इसमें एक सी है तो 12 उसका वेट दिया भी हुआ है, वैसे लर्न भी होता है। हाइड्रोजन के 3 एटम है तो 3 × 1 प्लस O16+1। तो हमारे पास इसको प्लस करके एटॉमिक वेट आ जाएगा इसका 32। 12 + 3 + 16+1 करके काउंट कर लो, 32 वेट आ जाएगा, 32U इसका वेट आ जाएगा। देखो हमारे पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो मॉलिक्यूलर मास कितना? 32 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 16। तो इसकी वेपर डेंसिटी हमारे पास आ जाएगा 16। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन एनोड पे होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं आता तो मैं उसकी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, बट अभी हमने ये समझना कि एनोड पे क्या होता है। देखो वर्ड है एक पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। कि जो हमारे पास एनोड है उसमें हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमें पता है क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है ऑयल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ कहाँ हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है एंड थर्ड इक्वेशन में भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और सेकंड में तो गेन हो रहा है, तो सेकंड तो आ ही नहीं सकता। अब हमें पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूँ, सोडियम बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव, बिकॉज इसमें के अंदर 2 8 में सब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हो जाएंगे। तो जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास सही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सिल्वर बन गया Ag पॉजिटिव। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास द मेटालिक हाइड्रोक्साइड व्हिच फॉर्म्स अ डीप इंकी ब्लू सॉल्यूशन विद एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो देखो हमें पहली चीज तो यही है कि ब्लू सॉल्यूशंस कॉपर के होते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं कॉम्प्लेक्स चीज, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड ही होगा। फिर भी मैं एक बार रिएक्शन लिख देती हूँ। हमारे पास होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर हमने डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे हमारे पास
डीप ब्लू सोल्यूशन बनेगा जिसका नाम है टेट्रा अमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स आयन। इसको ऐसे लिखते हैं CuNH3 4। कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है ये OH2 प्लस 4H2O। इससे हमारे पास बन जाएगा, ये सारा जोड़ के हमारे पास बन जाएगा NH3। तो हमें इसको हम बोलते हैं टेट्रा अमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स आयंस। और ये मतलब कैटलिस्ट है अमोनिया के ऑक्सीडेशन के लिए। जब हम अमोनिया के ऑक्सीडेशन कराते हैं तब ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और ये हमारे पास बना देता है कॉपर अमीन नाइट्राइड्स। तुम देख ही सकते हो, ये कॉपर हो गया, ये अमीन हो गया, और ये हो गया नाइट्राइड्स। तो ये ऐसे करके कॉपर अमीन नाइट्राइड्स बनाता है। बस हमें तो यहीं से पता लग जाएगा डीप ब्लू कॉपर है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोपीन हमें पता है कि जो हमारे पास प्रोपीन होते हैं, प्रोप मतलब कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। ई मतलब डबल बॉन्ड, साइक्लिक तो कहीं आएगा ही नहीं। एच पूरे कर लो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है 3H, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है 1H, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है 2H। पेंटीन मतलब 5 कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड, इस पे भी H पूरे कर सकते हो तुम। बुटीन मतलब 4 कार्बन, कोई डबल बॉन्ड, मतलब ये सारे सिंपल ही है। बेंजीन, बेंजीन हमें पता है बेंजीन का मॉलिक्यूल इस तरीके से बनता है, 6 कार्बन होते हैं और एक छोड़कर डबल बॉन्ड आता है। इस कार्बन से फर्स्ट वाले, अगर हम फर्स्ट वाले कार्बन को नोट करें, इसने 3 बॉन्ड बनाए तो 1H आएगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया 1H, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, सब कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है 3H। बस इनका फॉर्म होता है C6H6 और ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बेंजीन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस इज ड्राइड ओवर पासिंग थ्रू। HCl गैस को हम कैसे ड्राई करते हैं? तो HCl गैस को हम ड्राई करते हैं ओवर सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमें लर्न करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब HCl गैस फॉर्म होती है तो HCl गैस के अंदर सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है जिसको रिमूव करना पड़ता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो भी कंसेंट्रेटेड वाले को हम यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। The nitrate which on thermal decomposition leaves behind a residue which is yellow when hot and white when cold। तो ये चीज हमेशा के लिए लर्न कर लो कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड होता है, ये येलो होता है जब ये हॉट होता है। तो जिंक ऑक्साइड हमारे पास येलो होता है जब ये हॉट होता है, ये येलो होता है। और कोल्ड के टाइम पर ये व्हाइट हो जाता है जब ठंडा होता है। तो इसकी हम रिएक्शन लिख देते हैं, इसकी क्या आएगी। हमारे पास है जिंक नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में, इससे हमारे पास बनेगा जिंक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म है, ये दोनों गैसेस फॉर्म में बैलेंस कर सकते हो तुम खुद से। तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, ओ सॉरी, हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन गया जो कि येलो व्हेन हॉट है एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड है। तो कौन से कंपाउंड से बना है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट से टूटेगा ये, जिंक नाइट्रेट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जिंक नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द सॉल्ट फॉर्म व्हेन concentrated sulfuric acid reacts with KNO3 above 200 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों रिएक्शन लिख देते हैं। जब KNO3 को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं हमारे पास बनता है KHSO4 प्लस HNO3। और जब हम KNO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बन सकता है K2SO4, मतलब दोनों के दोनों H रिमूव हो जाएंगे हमारे पास, प्लस HNO3। ये होता है, ये वाली रिएक्शन फर्स्ट वाली हमारे पास होती है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे पास होती है अबव 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो एच सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों एच निकल जाते हैं एक ही बार में। तो हमारे पास उन्होंने पूछा हुआ अबव 200 डिग्री सेल्सियस। जब अबव 200 डिग्री सेल्सियस की बात आ गई तो हमारे पास क्या बन रहा है? K2SO4। इसका से हमारे पास आ जाएगा K2SO4। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी exhibited by concentrated sulfuric acid when it is used to prepare hydrogen gas from potassium chloride। तो हम पोटेशियम क्लोराइड में से, मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड से हम बना रहे हैं हाइड्रोजन गैस। तो हमने बोला सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज किया, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी शो होगी? पहली चीज तो एक चीज हमेशा याद रख लो कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ना बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, अराउंड 338 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो ये हम नॉन वोलेटाइल एसिड मानते हैं इसको, मतलब उड़ेगा नहीं ये, ऐसे बाकी सारे एसिड वोलेटाइल होते हैं। तो इसको हम यूज कर लेते हैं बाकी एसिड प्रिपेयर करने के लिए, जैसे HCl, निट्रिक एसिड, इनको प्रिपेयर करने के लिए, या हम यूज कर लेते हैं एसिटिक एसिड। ये सारे एसिड को बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो खुद नॉन वोलेटाइल है, उड़ता नहीं है। वैसे भी सल्फ्यूरिक एसिड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी यही है, जब भी हमने कोई एसिड बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, मतलब इससे हमने एसिड बनाना ना बाद में, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे उसकी नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड व्हेन सोडियम प्रोपेनेट एंड सोडा लाइम आर हीटेड टुगेदर। तो हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है कि क्या बनेगा। हमारे पास बनता है इथेन, लेकिन मैं इसकी रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ कि ये हमारे पास कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो, हमने ले लेना है सोडियम प्रोपेनेट, होता है CH3CH2COONA। इसके बीच में हमने डाल देना है सोडा लाइम। हमारे पास क्या होगा, यहाँ से CO2 तो बाहर चली जाएगी, और हमारे पास इन दोनों से बॉन्ड बन जाएगा CH3CH3। दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा इथेन। अब हमने ये देखना है कि जो सोडा लाइम है, मतलब सोडा लाइम किस किस चीजों से बना हुआ है। सोडा लाइम हमारे पास बना होता है दो चीजों से। एक हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, वैसे हमारे पास CaHNaO2। ये हमारे पास बना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से, जिससे हमारे पास बनता है इथेन, दो कार्बन वाला। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द एसिड व्हिच डू नॉट फॉर्म एसिड बाय अ बेसिक रेडिकल। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा एसिड बताओ जो एसिड सॉल्ट नहीं बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एसिडिक बेसिक सॉल्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम HCl और NaOH ले लें, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारे पास बन जाएगा NaCl, जो कि एक न्यूट्रल सा अच्छा खासा सॉल्ट है, साथ में वाटर। अगर मैंने HCl के साथ कोई वीक बेस ले लिया, जैसे कि NH4OH, तो हमारे पास देखो जो सॉल्ट बनेगा NH4Cl, क्योंकि एसिड मान लो 10 पावर पे था, पावर की बात कर रही हूँ एज ए जनरल सेंस, और बेस मान लो सिर्फ 3-4 पावर पे था, तो 3-3 न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी अभी भी मतलब जो सॉल्ट है ना, उसमें एसिडिक कैरेक्टर आएगा, यानी एसिडिक सॉल्ट बनेगा हमारे पास। ऐसे ही अगर बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे पास बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, द एसिड व्हिच डज नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट। तो ऑब्वियसली जो सबसे वीक एसिड होएगा, जो स्ट्रॉन्ग था एसिड, एसिडिक सॉल्ट बना है। सबसे वीक एसिड हमारे पास है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये वीक क्यों है, क्योंकि आयोनाइज नहीं करता, इसलिए हमारे पास ये वीक एसिड है CH3COOH। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हमें पता है कि हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एल्कीन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन्स का होता है CnH2n, एल्काइंस का होता है CnH2n-2। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले कौन होते हैं, एल्कीन। एल्कीन के होते हैं डबल बॉन्ड वाले, एल्काइन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा CnH2n+2। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द इंडिकेटर which changes to pink color in alkaline solution। तो जो पिंक होता है फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन जो होता है वो पिंक हो जाता है, एसिड में वो हो जाता है, एसिड में कलरलेस रहता है, और बेस में फिनोल्फथलीन हो जाता है पिंक। तो इसका आ जाएगा फिनोल्फथलीन, जो कि एसिड में रहता है फिनोल्फथलीन कलरलेस, और बेस में हो जाता है पिंक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मैचिंग। उन्होंने बोला सोडियम क्लोराइड, इनमें से हमने बताने हैं। सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड की सबसे ज्यादा तगड़ी प्रॉपर्टी है कि उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमारे पास आ जाएगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीथेन, अब देखो जो मीथेन हमें पता है ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेती है ये। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, एक सेकेंड, सोडियम क्लोराइड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है अन्य कंपाउंड करके, तो गलती से मैंने वहां मार्क कर दिया। जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है HCl, HCl हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसका होता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर हमारे पास आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मैंने अभी बताया था, ऑक्सीडेशन ऑयल से याद रख लो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के लॉस कहाँ हो रहा है इसमें, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना, तो हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा ये वाला।
फिर हमें पता है वाटर, वाटर हैज टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें पता ही है कि वाटर के अंदर टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, H2O बनता है इस तरीके से। वैसे भी वाटर के लिए तो बन नहीं सकता, नहीं आ जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उन्होंने हमें प्रोसेस बताया वो कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम। तो हमारे पास एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम बन रहा है, ये डायग्राम हमें बना के दी हुई है उन्होंने, और हमसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास पूछा नेम द कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर व्हिच हैज डाइवेलेंट मेटल इन इट। तो ये वाला, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है, तो ये वाला इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हमें मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ा। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है मिक्सचर ऑफ मोल्टन एल्यूमिना वगैरह, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। तो ये चीजें हैं जो हमें यूज करनी पड़ेंगी। हमारे क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एक हमें यूज करना पड़ेगा मोल्टन एल्यूमिना 20%। फिर हमें यूज करना पड़ेगा क्रायोलाइट 60%। फिर हमें यूज करना पड़ेगा फ्लोरस्पार 20%। देखा था कि हमने यूज किया मोल्टन एल्यूमिना, फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट। अगर हमें अच्छे से देखना है क्या क्या होता है, तो हमारे पास देखो क्रायोलाइट होता है Na3Al(F6), जिसको टूट के हमारे पास 3 Na पॉजिटिव बन जाएंगे, एक Al3 पॉजिटिव बनेगा और 6 बन जाएंगे F नेगेटिव। फिर हमारे पास होता है फ्लोरस्पार। तो फ्लोरस्पार हमारे पास होता है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 F नेगेटिव, मतलब CaF2 होता है ना, इसका फॉर्मूला भी MCQ में भी आया था सेम क्वेश्चन। और एल्यूमिना, एल्यूमिना तो हमें पता ही है हमारे पास क्या है Al2O3, जिससे हमारे पास बन जाएंगे 2Al3 पॉजिटिव और साथ में हमारे पास बन जाएंगे 3O2। अब इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर में तो हमारे पास यही सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, नेम द पाउडर सब्सटेंस X स्प्रिंकल्ड ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर। तो हमने कौन सा पाउडर सब्सटेंस डाला हुआ है उसके ऊपर। तो हम देखो हमने एक पाउडर सब्सटेंस जो डाला हुआ है वो हमारे पास क्या है, मतलब कि ये जो हमारे पास ऐसे ट्यूब्स बनाई हुई है उनके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास कौन सा पाउडर सब्सटेंस है। तो यहाँ पर ये रहा X, तो हमारे पास यहाँ पर डाला हुआ पाउडर्ड कोक। फिर देखो इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है। अब पता है कि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसेस यूज हो रहा है, और ये हमारे पास हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस है, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। फिर हमसे उन्होंने रिएक्शंस पूछी हुई है कौन कौन सी हो रही है कैथोड और एनोड पे। देखो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनसे हमारे पास कौन कौन से आयंस बने हैं, कौन कौन से कटायंस और कौन कौन से एनायंस बने। देखो Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, ये सारे हमारे पास हो गए कटायंस। और अनायंस में हमारे पास है F नेगेटिव और O नेगेटिव। अब हमें पता ही है कि सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा। तो कैथोड पे होते हैं कटायंस डिस्चार्ज, कैथोड पे होते हैं कटायन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब होता है चार्ज को खत्म करते हैं, चार्ज को खत्म करना अपना। और एनोड पे होते हैं एनायन डिस्चार्ज। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर होगा हमारे पास ऑक्सीजन। ओके। तो हमारे पास देखो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, हमारे पास देखो Al किस फॉर्म में, हमारे पास Al है 3 पॉजिटिव की फॉर्म में। इससे हमारे पास ये जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ये मैं नीचे समझा देती हूँ पेपर के लास्ट में ये रिएक्शंस। तो हमारे पास Al कैथोड पे याद करते हैं, कैथोड पे देखो हमारे पास है Al3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव मतलब उसके 3 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन जाएगा Al। फिर हमारे पास आता है एनोड, एनोड पे हमारे पास होगा O2। O2 नेगेटिव जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है और उससे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वो बन जाएगा O। इसको तुम बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि कैथोड पे एक वर्ड याद कर लो NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रेट। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ हमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है। और एनोड पे पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो O2 नेगेटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए और वो बन गया O। हमें पता है अकेला O नहीं बन सकता, तो हमारे पास यहाँ पे 2 2 होंगे ऑब्वियसली। तो 2 O होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज होंगे, 4।
और यहाँ पर कितने यूज होंगे, 2 O2 नेगेटिव। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को ना बैलेंस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि हमें इसको 12 12 बनाना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। एक बार करके देखो, फिर मैं बताती हूँ कैसे होगा। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4Al3 पॉजिटिव प्लस 3 × 4 12 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4Al। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास बन जाएगा 3 × 2 = 6 O2 नेगेटिव माइनस 4 × 3 12 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 3 O2। ये हमारे पास रिएक्शन बन जाएगी। अब इसको तुम काट सकते हो, जैसे 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड करें, 12 लॉस करते हुए कट जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हो जाएंगी ओवरऑल। अगर तुम्हें लिखनी है तो 3O2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मेटल्स आर डैश गुड डैश। हमें पता है कि मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। कोई भी हम मेटल ले, जैसे कॉपर में हमने ऑक्सीजन ऐड कर दी, ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर अकेले था, यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन, यानी कॉपर की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी भी ऑक्सीडेशन हुई वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने दूसरे की कराई होती है रिडक्शन। सेकेंड हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स मतलब ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो शेयरिंग से बने। और नॉन पोलर मतलब कि उनमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा कम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम सेम ही है। तो वैसे भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते ही बैड कंडक्टर्स हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो कौन भागेगा, कौन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा। फिर हायर द पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन द मोर इट इज। अब देखो पीएच होता है हमारे पास 0 से 14 तक। 7 पे होता है न्यूट्रल, इस तरफ होता है एसिडिक और इस तरफ होता है बेसिक। अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो 8 9 10 ये सारे हो जाएंगे एल्कलाइन, बेसिक और एल्कलाइन। डी पार्ट है हमारे पास, डैश इज ओ वाइट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वैसे भी सिल्वर क्लोराइड ही होता है हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट। सिल्वर के ही जो कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर व्हाइट है, तो ये सॉल्युबल होता है इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब मुझे बोला कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन। इथीन मतलब ईथ मतलब 2 कार्बन, ईन मतलब डबल बॉन्ड। हाँ, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया 2H, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया 2H, इससे हमने बनाना इथेन। मतलब कि 2 बॉन्ड 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड। एन मतलब होता है ना सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, यहाँ पर आ जाएंगे 3H, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, यहाँ आ जाएंगे 3H। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 और 2 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 H हो गए, यानी कि हमने इसमें H2 ऐड करा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजनेशन। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्टेट द टर्म और प्रोसेस। हमने इसके लिए एक प्रोसेस देना है, इसका हमने एक नेम देना है। ये जो हमने पिछला क्वेश्चन करा है अपना सिल्वर क्लोराइड वाला, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। हम इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं, मैं एक बार लिख के देती हूँ। जैसे हमारे पास है AgCl, इसके अंदर हमने डाल दिया NH4OH। हमारे पास बनेगा एक कंपाउंड AgNH3 Cl। साथ में हमारे पास बन जाएगा वाटर। तो उससे पता लग जाता है कि जो सिल्वर सॉल्ट है वो सॉल्युबल हो जाते हैं बनने के बाद। द एनर्जी रिलीज्ड when an atom in gaseous state accepts an electron to form an ion। एटम है, कोई एटम है उसने जैसे क्लोरीन है, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया टू फॉर्म एन अनायन। तो अनायन बन गया Cl नेगेटिव। एटम से क्या बन गया, अनायन बन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है उससे एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इन अफिनिटी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। जैसे कार्बन कार्बन आपस में बॉन्डिंग करता रहता है, एक ही एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अमोनिया किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है, हमें पता है हेबर्स प्रोसेस होता है। A type of salt formed by partial replacement of hydroxyl oil with an acid radical। हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स मतलब OH नेगेटिव, तो ये हमारे पास होगा बेसिक सॉल्ट।
क्योंकि एसिड H पॉजिटिव वाला होता है और बेस OH वाला। The mass of certain volume of gas to the same volume of hydrogen by the same condition of temperature and pressure। तो इसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। जब हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर देते हैं तो हम किसी भी वॉल्यूम ऑफ गैस को हाइड्रोजन की वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। अब हमने इसको बना के दिखाना, टू क्लोरोबुटेन। बुटेन मतलब कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 4, 1 2 3 4। टू क्लोरो मतलब सेकंड पे हमने लगा देना क्लोरीन ग्रुप। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया 3H, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं 1H, एक 2 बॉन्ड बनाया है 2H, एक बॉन्ड बनाया है 3H। मिथेनल, मिथ मतलब होता है एक कार्बन, और मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप। तो इस कार्बन, यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप तो लगा हुआ है, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ पर आ जाएगा 1H। थर्ड है हमारे पास बुट टू आइन, बुट मतलब 4 कार्बन, आइन मतलब 2 आइन मतलब सेकेंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 पोजीशन सेकेंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो 3H, इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 4 पूरे हो गए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो 3H। अगला हमारे पास है आईयूपैक नेम बताने हैं हमने इन कंपाउंड्स के। तो देखो यहाँ पर 1 2 दो कंपाउंड, 2 कार्बन है, COOH ग्रुप हमें नजर में आ रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। 2 कार्बन मतलब इथ, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास, तो ऑब्वियसली ये बुट हो जाएगा, और हमें एक दिख रहा है OH ग्रुप एल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास बुटेनॉल। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन 3। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमने एक, हमें क्वेश्चन दिया है, हमने कटायन बताना है। सबसे पहले उन्होंने बोला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH, उसको डिसॉल्व किया है सोल्यूशन बी में, और हमें मिल रहा है एक वाइट प्रेसिपिटेट which does not dissolve in excess of ammonium hydroxide, does not dissolve in excess of ammonium hydroxide। तो देखो सबसे पहले हमें इसकी रिएक्शन पता करनी पड़ेगी। तो सोल्यूशन बी जो है, इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, ये एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा। सोल्यूशन बी हमारे पास यहाँ पर होगा लेड नाइट्रेट, क्योंकि जो हमारे पास वाइट पीपीटी बन रहे हैं वो है हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड के। NH4OH के बीच में हमने डाल दिया लेड नाइट्रेट, हमारे पास बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड, जिसके हमारे पास पीपीटी बनेंगे। साथ में हमारे पास बनेगा NH4NO, अमोनियम नाइट्रेट में दिख ही रहा है हमारे पास बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड, उसके साथ बनेगा NH4NO3। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। और हमारे पास इसमें ये चीज आ जाती है कि ये जो हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड बने, इसके होते हैं व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी। अगले में उन्होंने बताया हुआ सोडियम हाइड्रो, इसके अंदर कटायन होंगे लेड 2 पॉजिटिव। अगले हमारे पास क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने डाला सोल्यूशन सी में, और वो भी दे रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हिच इज इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कुछ डालना है, उससे हमारे पास बन रहे हैं व्हाइट पीपीटीज, और वो भी इनसॉल्युबल है, तो ये हमारे पास होंगे पीपीटी से हमारे पास बनते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और हमने इसके अंदर डाला है कैल्शियम नाइट्रेट, और इससे हमारे पास बनेगा NaNO3। कटायन इसके अंदर होगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द कंपाउंड डैश इन इट्स मोल्टन स्टेट लिबरेट्स रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट एनोड। रेडिश ब्राउन जो फ्यूम्स है वो हमें देगा लेड ब्रोमाइड, क्योंकि सॉल्ट तो वैसे भी हमें कोई ऐसा फ्यूम्स देता नहीं। आयन विच कुड बी डिस्चार्ज रेडिली, देखो हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें तुम ऐसे याद कर सकते हो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, फिर एक वर्ड लर्न कर लो मेजेंटल, मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल टिन लेड, तो ये हमारे पास एक वर्ड है मेजेंटल। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कॉपर। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं मरकरी, बोला कौन सा जल्दी डिस्चार्ज होगा, जो नीचे तो जल्दी डिस्चार्ज होगा कॉपर और आयरन में से, कॉपर नीचे तो कॉपर जल्दी डिस्चार्ज होगा। अगला क्वेश्चन
वाह, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो देखो हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले हमारे पास है एल्यूमिनियम, फिर हमारे पास आया पोटेशियम, फिर इसके बाद हमारे पास आएगा मैग्नीशियम, फिर हमारे पास आएगा कैल्शियम। तो सबसे उन्होंने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ its रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होगा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा कौन रिएक्टिव है? मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम एंड फिर पोटेशियम। अगला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमें पता है कि अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। तो नाइट्रोजन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, कार्बन। देखो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे एक ही लाइन के हैं हमारे पास। और इधर जाते जाते नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो करता है इंक्रीज। तो इनमें से देखो हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और बेरिलियम है। तो इंक्रीजिंग कैरेक्टर में हमारे पास देखो ऑक्सीजन आ जाएगा सबसे ज्यादा वाला, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन एंड फिर बेरिलियम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो फास्फोरस का होता है 15 नंबर, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिलिकॉन का 14 नंबर, 284 इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन का 9 नंबर, 7 होंगे, बेरिलियम के अंदर होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस वैलेंस मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? फ्लोरीन के अंदर, फिर हमारे पास है फास्फोरस के अंदर, फिर सिलिकॉन के अंदर, फिर बेरिलियम बेरिलियम के अंदर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है बैलेंस करनी है रिएक्शंस को। अमोनियम क्लोराइड प्लस CaOH ट्वाइस में लिया, बेसिक रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से हमारे पास यहाँ से हमारे पास देखो अमोनियम है, अमोनिया तो रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा CaCl। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CaCl2 प्लस अमोनिया और साथ में हमारे पास बन जाएगा वाटर। इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे देखो 2Cl है तो इस साइड पे हमें 2Cl करने पड़ेंगे। अब N भी 2 हो गए, यहाँ पर भी हमें 2 करना पड़ेगा। H देख लो, यहाँ पर हमारे पास है टोटल 6 + 2 8H, और यहाँ पर भी हमारे पास है 8H। O देखो, O यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही O है, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। होगी हमारी रिएक्शन बैलेंस। अब ना अगली रिएक्शन है कॉपर सल्फेट में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो हमारे पास बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे हमारे पास बनेगा NH42SO4, साथ में हमारे पास बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर प्लस HNO3 हमारे पास यहाँ पर बनेगा कॉपर नाइट्रेट, प्लस हमारे पास बनेगा NO2, साथ में हमारे पास बनेगा वाटर। अगली रिएक्शन में उन्होंने बताया हाइड्रोजन गैस को हम क्विकलाइन के ऊपर क्यों ड्राई करते हैं। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो होता है एसिडिक, उसके अंदर क्विकलाइन होता है बेसिक। अगर हमने क्विकलाइन के ऊपर उसको ड्राई करा तो एसिड और बेस ने रिएक्ट करके बना देना है सॉल्ट और वाटर, और हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पूरी खराब हो जाएगी। इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। अगर उन्होंने बताया अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। अमोनिया गैस को हम कलेक्ट करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। अगर हमने इसको कलेक्ट कर दिया बाय वाटर तो जो अमोनिया है वो हाईली सॉल्युबल है इन वाटर, तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा और अमोनिया हमारे पास बन ही नहीं पाएगी। अमोनियम आयंस बनने की भी बहुत टेंडेंसी होती है। अमोनिया को हम कलेक्ट कर सकते हैं ओवर मरकरी, Hg के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं, वाटर के ऊपर नहीं, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल। अगले क्वेश्चन में मुझे अलॉय बताओ, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर से कौन सा अलॉय बनेगा। यहाँ से हमारे पास बनेगा डूरा एल्यूमिनियम। आयरन, निकल, क्रोमियम, कार्बन से बनेगा स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन होते हैं हमारे घर में। अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है, काफी इजी। इन्होंने बोला हुआ है ये रिएक्शन यही है, देखो इथेन से ऑक्सीजन बर्न कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अब उन्होंने बोला 80 ml इथेन बर्न करे 300 ml ऑक्सीजन में, तो कॉम्पोजिशन बताइए रिजल्टेंट मिक्सचर बचा क्या। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास कितनी इथेन है, 2 ml मान लो इथेन है, 2 है ना आगे, तो 2 ml इथेन है। उस ऑक्सीजन बन गई 7 ml, तो 7 ml उससे बन गई ऑक्सीजन। अगर 1 ml इथेन होती तो ऑक्सीजन बनती 7/2 ml। 1 का निकालने के लिए डिवाइड कर दिया। अब कितनी ml इथेन था, 80 ml, तो 80 ml इथेन के लिए बना 7/2 × 80, तो ये हमारे पास बन गई 280 ml ऑक्सीजन। देखो हमने उसको जलाया 300 ml में, लेकिन लगनी थी 280, तो 20 ml ऑक्सीजन हमारे पास बच गई। तो यहाँ पे हमारे पास 20 ml ऑक्सीजन हमारे पास बची हुई है। समझ गए ना कैसे, क्योंकि 300 ml हमने दे दी पर 280 ml की हमें जरूरत थी। आगे हमने रिजल्टेंट मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो 2 ml अगर हम 2 ml इथेन की बात करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी 4। 1 ml इथेन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी 4/2, और अगर 80 ml की बात करें तो होगी 4/2 × 80। तो ये हमारे पास बन जाएगी 80 ml, तो हमारे पास 80 ml बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास आता है
और सॉरी 4 4 16 160 ml हमारे पास बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास आता है अपना वाटर। तो 2 ml इथेन से वाटर कितना था 6, और 80 ml इथेन से कितना बनेगा 6/2 × 80। तो ये हमारे पास हो गया 240 ml वाटर। तो मिक्सचर में हमारे पास 160 ml CO2, 240 ml H2 और 20 ml O2 है। इस पूरी इक्वेशन में जो ये इथेन है ये एक लिमिटिंग रिएजेंट है। ये लिमिटिंग इसलिए है हमारे पास बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा है एंड ये कम है। वैसे पूछा नहीं है बट फिर भी। अगले क्वेश्चन में हमें उन्होंने पूछा हुआ कि हमने अमोनिया की लेबोरेटरी प्रिपरेशन करनी है मैग्नीशियम नाइट्राइड से। देखो एम मैग्नीशियम हाइड्रेट होता है Mg3N2, उसके अंदर सिंपल वाटर ऐड करना है, हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास बन जाएगा अमोनिया। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। हम इस मेथड को यूज इसलिए नहीं, हम हेबर्स प्रोसेस यूज करते हैं अमोनिया बनाने के लिए, इसको यूज इसलिए नहीं करते बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। हमें गैस फॉर्म कैसे पता लगेगी, तो हम लिटमस टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जो अमोनिया गैस होती है वो होती है बेसिक। तो जो बेसिक है ब्लू लिटमस को ब्लू रखेगी एंड रेड लिटमस को ये कर देगी ब्लू। तो रेड लिटमस को ये कर देगी ब्लू। आगे उन्होंने पूछा हुआ ब्रॉन्ज का क्या यूज है। देखो ब्रॉन्ज जो है हमारे पास, ब्रॉन्ज जो है वो यूटेंसिल बनाने के काम में आता है, या फिर वो स्टैचूज वगैरह बनाने के काम में आ जाता है। ब्रॉन्ज यूज होता है यूटेंसिल्स बनाने के, या वो होता है स्टैचूज बनाने के काम में। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फ्यूज मेटल। फ्यूज मेटल सोल्डरिंग पर्पसेस में, जोड़ने में चीजों में, या फिर कोई सर्किट वगैरह बनाने के काम में आता है। अब इलेक्ट्रॉन और सबसे बनाना है अमोनियम आयन का। देखो अमोनियम में हमारे पास अमोनियम आयन बना कैसे, NH3 में H पॉजिटिव ऐड होगा तब जाके हमारे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम आयन होता है। पहले NH3 कैसे बनता है, N के पास देखो टोटल होते हैं, N का नंबर होता है 7 2 5, तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन NH3, हाइड्रोजन के पास देखो 1 2 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा अमोनिया का। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है एक H पॉजिटिव। देखो ये हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास पहले पुराना जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास N के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ H ने एक बॉन्ड बनाया, यहाँ H ने एक बॉन्ड बनाया, यहाँ H ने एक बॉन्ड बनाया। दूसरा जो H आएगा, H पॉजिटिव आएगा ना, वो पूरा का पूरा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा ले लेगा। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब पूरा का पूरा लोन पेयर इकट्ठा ले लेता है H पॉजिटिव, इस तरीके से हमारे पास बनेगा। यहाँ पॉजिटिव मत दिखाओ, पूरा के पूरे दोनों लोन पेयर ले लिए इसने, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, देखो नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, यही हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन नंबर। बाकी हम देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन भी ये इससे 3 लेके अपने 8 पूरे कर लेगा, ये इससे 3 लेके अपने 8 पूरे कर लेगा, और इनके बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। अब अगली क्वेश्चन है, उन्होंने हमसे बोला हुआ है कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है फ्रॉम इथीन टू, हमने बनाना है इथीन टू, हमने बनाना है इथाइन, सॉरी हमने इथीन बनाना फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल होता है हमारे पास CH3CH2OH, 2 कार्बन और OH लगा हुआ। इससे हमने बनाना इथीन, तो इससे इथीन बड़ा इजी बन जाता है। एक हमारे पास रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर वाटर का लॉस होता है, तो इस रिएक्शन के अंदर वाटर का लॉस होगा और हमारे पास बनेगी इथीन CH2CH2। इसके लिए हमें लगेगा कंसेंट्रेटेड H2SO4, हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा 160 to 170 डिग्री सेल्सियस तक का। CH3 से H निकल जाएगा, CH2OH से OH निकल जाएगा, और एक H और OH मिलकर बना देंगे वाटर। आगे हमने रिएक्शन करनी है इथाइन बनाना फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। हमने कैल्शियम कार्बाइड ले लिया CaC2, उसके बीच में हमने डालना है वाटर, तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हमारे पास बनेगा इथाइन C2H2। इसके बाद हमारे पास है मोनोक्लोरोमीथेन फ्रॉम मीथेन। मीथेन होता है हमारे पास CH4, इसको बस हमें सनलाइट के अंदर रख देना है Cl2 डाल के, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होगा ये कि CH4 का एक है H हट के लग जाएगा Cl, और Cl2 में से एक Cl तो निकल गया जो CH3 के साथ लगा, और एक लग गया HCl, तो HCl हमारे पास बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास है, व्हेन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड P is warmed with concentrated sulfuric acid and copper turnings, this is reddish brown gas। देखो रेडिश ब्राउन गैस हमारे पास होती है NO2 की, तो ये तो बड़ा इजी है।
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पी, तो पी के साथ हमने डाला है H2SO4 और हमें एक हमने डाला है इसके अंदर, पी के साथ हमने डाला है H2SO4, तो एक हमने डाला है इसके अंदर कॉपर, एक अंदर हमने इसके अंदर डाला कॉपर, और हमें एक चीज तो श्योरिटी है कि हमारे पास NO2 बन रहा है। हमें ये भी पता होगा कि कॉपर सल्फेट बनेगा CuSO4, क्योंकि सल्फेट ग्रुप आ रहा है ना, तो कॉपर भी डाला ही हुआ है। तो H2 है तो साथ में वाटर भी बनेगा, तो इन इनसे हमने पी सोचना है, तो पी यहाँ पर होगा कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट होगा, जिससे हमारे पास रेडिश ब्राउन गैस बनेगी। ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में बोला व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉल्ट आर। हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, किसी आर के अंदर हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, और हमें एक कलरलेस गैस रिलीज होती है विच टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। तो मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक कर सकता है सिर्फ एक ही गैस, जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो हमें ये यहाँ से श्योरिटी होगी है इससे कि ये जो गैस है ये H2S है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास H2S तो बन गया, यहाँ पे कुछ सल्फेट वाला बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा Na2SO4, और इसके अंदर हम R जो होगा, R होगा हमारे पास Na2S Na2S प्लस H2SO4, हमारे पास बनेगा Na2SO4 प्लस H2S। अब इसमें हमने एक चीज, एक रिएक्शन हम और लिख सकते हैं, लेड एसीटेट बोला था ना हमने, तो लेड एसीटेट होता है हमारे पास CH3COO2Pb, और इसके अंदर अगर हमने H2S डाला तो हमारे पास बनेगा लेड सल्फाइड जो कि होता है ब्लैक कलर का, और साथ में हमारे पास CH3COOH एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड। अगला हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सी पार्ट, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने ऐड किया किसी सॉल्ट सॉल्यूशन क्यू में, बेरियम नाइट्रेट को हमने ऐड करा है क्यू के अंदर, हमारे पास एक बना है व्हाइट प्रेसिपिटेट, हमारे पास बने हैं विच इज इनसॉल्युबल इन HCl। तो बेरियम नाइट्रेट के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें पता है बनेंगे बेरियम सल्फेट, बेरियम तो हमें पता ही लग गया था, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गए बेरियम सल्फेट के, और ये HCl के अंदर इनसॉल्युबल भी होता है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें पता लग गया डलेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और हमारे पास यहाँ से बनेगा साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये सी पार्ट का आंसर है। बेरियम नाइट्रेट के अंदर हमने डाला सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4 डाला हमने साथ में, और हमारा बन जाएगा बेरियम सल्फेट और NaNO3। अगले हमारे पास डेफिनेशन है, हमें डिफाइन देनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हमें पता ही है कि जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जैसे हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, उसके साथ H है, तो अब Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है। तो हम डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल HCl के अंदर एटम हो गया Cl, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर हमारे पास है गेल-लूसेक लॉस ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये गेल-लूसेक लॉस ये बताते हैं कि अगर हम दो गैसेस को मिक्स करके एक गैस बना रहे हैं, तो अगर हम जो रिएक्टेंट गैसेस हमने ली थी, जैसे हमने H2 और Cl2 ली थी, उससे हमारे पास बन गया HCl, अगर हम दोनों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की रेशियो देखें तो वो होल नंबर रेशियो होती है। मैं पूरी डेफिनेशन एक बार लिख देती हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। ये हम स्टेट करते हैं दैट व्हेन gases react together to form other gases, and when all volumes are measured at same temperature and pressure, the ratio between the volume of reactant gases
and product gases can be expressed in simple whole numbers. अगला क्वेश्चन है, देखो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो CHCl2 CHCl2। इसका देखो हम C का मास होता है 12, H का 1, क्लोरीन का होगा 35.5 इंटू 2। तो ये हमारे पास इसका टोटल मास आ जाएगा 84। अब उन्होंने बोला है कि इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 168 है और हमने बताना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पता है कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है इसका, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में इसका बताया रखा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एन, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकुलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास है इसका 168 और ये वाला मास है 84, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। इस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। CHCl2 ना, मतलब C2H2Cl4 होगा इसका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्म। एन फैक्टर निकाल कर बस मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला हुआ है कि हम इन सब्सटेंसेस में से ही हमें आंसर करना है जो हमने ऊपर दिए हुए हैं। द मेटल दैट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस मस्ट रिएक्ट विद dilute acids। देखो जो भी हाइड्रोजन से नीचे आता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम में मैंने HCl डाली, तो हमें पता है कि सोडियम जो है वो H से तेज है, तो वो H को हटा देगा यानी डिस्प्लेस कर देगा, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पर कॉपर लगा दिया, जो कॉपर है रिएक्टिविटी सीरीज मैंने ऊपर दिखाई थी कि जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर देखो H से नीचे है, तो कॉपर H को नहीं हटा सकता बिकॉज कॉपर इज वीक, कॉपर इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कॉपर। The compound that will produce sulfur dioxide gas when filled with dilute HCl। dilute HCl के साथ ट्रीट करके कंपाउंड बनाए सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इसका आंसर है हमारे पास सोडियम सल्फाइड। रिएक्शन कमेंट करके लिख सकते हो आप कि सोडियम सल्फाइड को हमने रिएक्ट करना है HCl के साथ, हमारे पास बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड प्रोड्यूस डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट में बनाते हैं फेरस सल्फेट। इसके बाद हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन है, हमने इसके लिए ऑब्जर्वेशन बतानी है। To the copper nitrate solution, initially few drops of sodium hydroxide is added, then it excess। देखो हमने कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर पहले थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल दी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, देन हमने उसको ज्यादा डाला, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। जब हम थोड़ी सी ड्रॉप डालेंगे कॉपर नाइट्रेट के अंदर, तो हमें कॉपर नाइट्रेट के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो हमें कॉपर जो हाइड्रोक्साइड है ना उसके पीपीटीज मिलेंगे। यानी अगर मैंने कॉपर नाइट्रेट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो मुझे मिलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड के पीपीटी, साथ में हमारे पास सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। पीपीटीज मिलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड के जो कि होते हैं लाइट ब्लू इन कलर। और अगर हम एक्सेस में भी डाल रहे हैं ना तो ये इनसॉल्युबल रहेगा, एक्सेस में भी ये क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, हमारे पास अमोनिया गैस है, इसको बर्न करा दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, तो हमारे पास बन जाएगा N2 प्लस H2, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ड्राई अमोनिया गैस को हमने पास करा है ओवर हीटेड लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड के ऊपर अगर हमने अमोनिया गैस को पास कर दिया, इससे भी हमारे पास नाइट्रोजन गैस बन जाती है, लेड नाइट्रोजन और वाटर। अगले नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हमें पता है आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जैसे बुटेन है, बुटेन को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इनको लिखने में अलग अलग है, यानी इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 नहीं है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सक्सेसिव मेंबर, देखो ये हमारे पास, जैसे हमारे पास बुटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, इससे मैं बस पेंटेन बना दो इसका अगला CH3 CH2 CH2, टेंट मतलब 5 कार्बन। तो हम देखते हैं इसमें इसमें जाने में एक CH2 का फर्क पड़ा, इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज की, एक CH2 का फर्क डलता जाता है, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ऐसे हेक्सेन में एक और का पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास की रीजन देना हमने, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। देखो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमें पता है शेल ऐड होता है, जैसे ये हमारे पास है लिथियम का 3 नंबर है, सोडियम का 11 है,
तो लिथियम के अंदर हमें पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में हमारे पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंदर पहले शेल में 2, अगले में 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके अगले में 1, यानी कि एक शेल ऐड हो गया। जब शेल ऐड हो गया तो हमें पता है कि जो साइज है ना वो इंक्रीज कर रहा है। अब साइज इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पुल है ना वो डिक्रीज हो रही है। तो देखो हमारे पास क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, कितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए। लिथियम के अंदर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना उसको लूज कराने में थोड़ा हमें एनर्जी लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है न्यूक्लियस की तरफ, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो गया, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जगह कम, ऐसे पोटेशियम में और कम। तो आयोनाइजेशन जैसे साइज इंक्रीज होता है, तुम ये लिख सकते हो कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज कर जाएगी, जिससे जो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो करेगा डिक्रीज। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब देखो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तुम्हें पता है उनके जो आयन तो फिक्स्ड पोजीशंस पर होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। और कोई चीज कंडक्टर तभी होती है जब या तो आयंस फ्लो करें या इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें। तो आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl ये फिक्स्ड है। अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग होंगे, तो ये आयंस बनेंगे, आयंस फ्लो करेंगे, जिससे फिर भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस फिक्स्ड, देयर आर नो आयंस, कंपाउंड इज फिक्स्ड, सो नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस। अगर हमारे पास क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन, हमारे पास एक कंपाउंड है सुपर फॉस्फेट, उसके अंदर उन्होंने बताया होगा कि जो फास्फोरस है ना उसकी परसेंटेज हमने निकालनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, पहले इसका पूरे का मास निकाल लो। कैल्शियम का वेट होता है 40, हाइड्रोजन का होता है हमारे पास, हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 1 into 2, क्योंकि दो हाइड्रोजन है। फास्फोरस का वेट होता है 31, दिया ही हुआ है नीचे। और फिर होता है 16, 16 into 4 into 2 कर दो। तो ये हमारे पास, इसको तुम सॉल्व करके देख सकते हो, इसका पूरे इस पूरे को हमने into 2 कर देना है, जो ब्रैकेट में है उसको। इस पूरे का हमारे पास मास आ जाएगा 234 AMU। हमें फास्फोरस की परसेंटेज निकालनी है। देखो फास्फोरस का मास कितना है हमारे पास, फास्फोरस का देखो मास कितना है। देखो फास्फोरस इस कंपाउंड में 2 है। देखो ये कंपाउंड है ना CaH2PO4 2, इसका मतलब है Ca एक है, H2 into 2, H हमारे पास 4 है, P हमारे पास 2 है, O हमारे पास 8 है। तो ये इसका मतलब P 2 है, एक P का वेट है 31, तो दो P का वेट कितना होगा 62। टोटल कितना मास है 234, जैसे तुमने कितने मार्क्स अटेन करे कितने में से लिए इंटू 100। तो इससे हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, निकाल सकते हो परसेंटेज आ जाएगी अराउंड 26.49%। 1 डेसिमल प्लेस तक बोला तो ये राउंड ऑफ होके बन जाएगा 26.5%। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हमने ये रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के अंदर एनोड किसका बना है। तो रट्टा मार के रख लो कि जो एनोड है ना वो गंदा है, उसमें इम्प्योर होगा, तो एनोड बना होगा इम्प्योर कॉपर से। हमें कैथोड पे क्या देखने को मिलता है, देखो हमें पता है कि जो कैथोड है ना, देखिए जैसे देखो ये हमारे पास मान लो एनोड है, ये हमारे पास मान लो कैथोड है। एनोड पे इम्प्योर कॉपर है, कैथोड पे प्योर कॉपर है। ये रिफाइनिंग के बाद होता क्या है, जैसे मान लो कि एनोड के बीच में इम्प्योर है, मतलब ये मान लो उसका प्योर वाला हिस्सा है, वैसे हिस्सा में ऊपर मिक्स होता है और बाकी सारा इम्प्योर है। धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि एनोड में से प्योर कॉपर निकल निकल के कैथोड पे जा रहा है, एनोड में से प्योर कॉपर निकल निकल के कैथोड पे जा रहा है। धीरे धीरे हम ये देखेंगे एनोड में से प्योर कॉपर कैथोड पे जाएगा। तो हम एनोड से, एनोड में हमेशा क्या होती है ऑक्सीडेशन, हमें पता है एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि पावर वर्ड लर्न कराया है पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, यानी कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये बनेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव मिलेंगे हमें सोल्यूशन के अंदर। और फिर ये कैथोड पे क्या होनी है NCR रिडक्शन होनी है। तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में आए हैं ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना लेंगे कॉपर, और ये प्रोसेस होना है कैथोड पे, क्योंकि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेट। तो कैथोड पे हो क्या रहा है, कैथोड जो है वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये जो एनोड पे था प्योर कॉपर वो सारा चिपक गया कैथोड के पास। यही होगा ये येलो लाइन, एनोड से हटके प्योर कॉपर वाली येलो लाइन एनोड से हटके कैथोड के ऊपर चली जाएगी। तो कैथोड इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा मोटा, पहले सोल्यूशन में आयंस आए, देन उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बना लिया। तो हम देखेंगे कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड हो रहा है थिकर, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है प्योर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है।
फिर हमारे पास उन्होंने रिएक्शन पूछी, रिएक्शन मैंने पहले ही बता दी, कॉपर टू पॉजिटिव, ये कैथोड की रिएक्शन ऊपर वाली, और ये सॉरी ये वाली कैथोड की रिएक्शन हुई है, हमारे पास एनोड की रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से गेस करना है। देखो एक तो तरीका है, तुम सबके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, बाकी हमें देखने में पता लग रहा है कि भाई C3H6 के अंदर 3 कार्बन है, 6 H है, तो इसका वेट सबसे ज्यादा होगा। फिर आएगा हमारे पास C2H4, फिर हमारे पास आएगा C2H2, और फिर हमारे पास आएगा CH4। अगला प्रेफरेबल डिस्चार्ज एट कैथोड, ये मैंने तुम्हें बताया जो सबसे नीचे वो सबसे पहले डिस्चार्ज होता है। तो ब्रैकेट सीरीज में बताया हुआ है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, मजिंटल वर्ड के अकॉर्डिंगली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, HCM, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। अब देखो सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा, सबसे नीचे कौन है, इसमें सिल्वर की बात हो रही है, किसके अंदर, एक इसके अंदर हो रही है जिंक की बात, जिंक तो भाई बहुत ऊपर है, सोडियम तो उससे भी ऊपर है, और कॉपर। ये हमारे पास चार चीजें हैं, सबसे नीचे सबसे पहले, तो ये सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। फिर हमारे पास होगा अपना कॉपर डिस्चार्ज, फिर हमारे पास होगा जिंक डिस्चार्ज, और फिर लास्ट में होगा सोडियम डिस्चार्ज, जो सबसे नीचे सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। इसके बाद देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमने दोनों को डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करके हमें डिफरेंशिएट करना है। देखो हमारे पास सबसे पहले आता है केन शुगर एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। केन शुगर एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हमें H2SO4 से डिफरेंशिएट करना है। केन शुगर हमें पता है क्या होती है, अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड केन शुगर पे डालते हैं ना, जैसे हमारे पास केन शुगर है, इसके अंदर हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास ना एक कार्बन का स्पॉन्जी मास बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं शुगर चारकोल, इसको हम बोलते हैं शुगर चारकोल। होता क्या है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो पूरे शुगर में से वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो पूरे शुगर में से वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है। और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के अंदर, तो अगर मैंने मान लो कि ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर मैंने डाल दिया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, का मतलब है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो होगा क्या कि पहले तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल का कलर था ब्लू, कॉपर सल्फेट डालने से वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को सोखता है, तो कॉपर सल्फेट में से पानी उठ जाएगा, तो कॉपर सल्फेट का हो जाएगा व्हाइट कलर। तो इसमें हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट का ब्लू से, कॉपर सल्फेट का हो जाएगा ब्लू से व्हाइट कलर, और केन शुगर बना लेगी शुगर चारकोल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमने कन्वर्ट करना है अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड यूजिंग ऑक्सीजन एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट। अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड यूजिंग ऑक्सीजन, तो हमें पता लगा कि अमोनिया के बीच में हमने क्या डालनी है, ऑक्सीजन डालनी है, प्लेटिनम हमने कैटलिस्ट यूज करना है, तो इसमें टेम्परेचर चाहिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस का। इससे हमारे पास बन जाता है निट्रिक ऑक्साइड, और हमारे पास बन जाएगा वाटर, और साथ में हमारे पास बनेगी हीट। इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस हम कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं एन, एन तो देखो दोनों तरफ एक ही की है, अब ओ देख लेते हैं। ओ इस तरफ दो है, इस तरफ हमारे पास दो ही ओ है, ऐसे देखो इस तरफ तीन है, इस तरफ दो है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ मान लो हमने लगाया, क्या हमने लगा दिया 2, 6 हो गया आज, यहाँ हमने लगा दिया 3, यहाँ भी 6 हो गया आज। अब देखो ओ नहीं बैलेंस, यहाँ पर 3 ओ है, और यहाँ पर हमारे पास 3 ये रहे और एक ये रहे, 4 ओ है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 2 ही ओ है, तो हमारे यहाँ पे 4 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, अब देखो एच कितने ज्यादा अनबैलेंस्ड है, यहाँ पर हमारे पास 2n है, और यहाँ पर पहले तो बताओ n ही हमारे पास एक है, तो यहाँ पे पहले 2n कर दो। ओ देखो यहाँ पे 2 ओ ये रहे और 3 ओ ये रहे, तो हमारे पास टोटल 5 ओ है, और यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं 2 ओ, तो पहले हम इसी को बैलेंस कर लेते हैं ओ को, तो यहाँ पे मान लो कर देते हैं 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 ओ, अब इधर बढ़ाने पड़ेंगे, तो इधर कर लो 3, अब N3 हो गए, तो यहाँ पर N3 करने पड़ेंगे हम, अगर हमने N3 कर दिए
तो अभी भी देखो यहाँ पे 6 O है, यहाँ पर 3 और 3, चलो O तो एक बार हिसाब से बैलेंस और N भी बैलेंस। H की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो गए 9H और यहाँ पे हमारे पास 6H ही है, तो 9H करने पड़ेंगे हमें। तो अगर मान लो मैंने 4 भी लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 8H। इसको तुम पूरा बैलेंस कर लेना, मैं एंड के आंसर तुम्हें बता देती हूँ क्या है। ये बढ़ता चला जाता है, तो इसको तुम ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम एक बार याद करके रख लो। तो हमारे पास इक्वेशन है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। फिर हमारे पास आता है बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करना है। तो ये तो काफी इजी है, NaOH है उसको हमने कन्वर्ट करना है Na2SO4 से, और यहाँ पर भी हमने यूज करना है H2SO4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाना है ये देखो Na2SO4 तो जुड़ गई, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा वाटर। इसको बैलेंस कर लेना, 2 Na कर दिए, H यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे भी 4H कर दिए। फिर हमारे पास आता है अगला पार्ट, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड हो गया FeS, उसको हमने कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर। तो इसके अंदर हम कुछ डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा ही हुआ उन्होंने, इससे हमारे पास बन रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। तो H2S, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा FeCl2। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड ही है, नहीं यहाँ पर हमारे पास 2H है, यहाँ पे 2 लग जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने ये इनमें से ऐसा चूज करना है, अ कंपाउंड के अंदर थर्मल डिसोसिएशन, कौन थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकता है। ये पता ही है, हमें अमोनियम क्लोराइड कर सकता है। जब हम अमोनियम क्लोराइड की थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, NH4Cl को हम हीट करते हैं, तो हमारे पास बनेगा NH3 प्लस HCl। फिर हमारे पास आता है यहाँ से हमारे पास बनेगा अमोनिया और हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, देखो इनमें से हमारे पास एम्फोटेरिक है लेड ऑक्साइड। पहले भी चीज ऑक्साइड में हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर क्या है, मेटल है। तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। वैसे तो लेड भी मेटल है लेकिन उतना नहीं। इसके अलावा जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लेड ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें, कैन रिएक्ट विद both acids and bases। अब कंपाउंड विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन है, मतलब कि जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो टूट नहीं सकता, जिसके आयंस नहीं बन सकते। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास देखो NaCl, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना देगा। कॉपर ऑक्साइड कॉपर 2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव बनाएगा। NH4Cl NH4 1 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना सकता है। तो एक ही बचा CCl4। CCl4 हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड। एग्जैक्टली बोले तो ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, जो ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे पेपर खत्म हो जाता है। अगर 2022 वाला पेपर भी सॉल्व करना है तो डू कमेंट।